हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। उसकी बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ ऑडिट। तो पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड। तो यहाँ पे हम एरर्स एंड फ्रॉड्स के अंतर देखते हैं। पहला है नॉलेज, ज्ञान। देखिए, त्रुटि करने वाले को त्रुटि का पता नहीं चलता, मतलब जो एरर्स करते हैं उनका पता नहीं चलता, जबकि फ्रॉड व्यक्ति की नॉलेज में होता है क्योंकि वह उसको स्वयं करता है। दूसरा पॉइंट, पैशन, इच्छा। देखिए, एरर्स बिना इच्छा के होती है, बिना पैशन के होती है, जबकि फ्रॉड करने वाला व्यक्ति इच्छा से फ्रॉड करता है। तीसरा अंतर का आधार है हमारा रीज़न, कारण। एरर्स का कारण लापरवाही या असावधानी होती है, जबकि जो फ्रॉड होते हैं वो सावधानी से सोच विचार कर किया जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग। व्यक्ति कार्य प्रणाली का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि एरर्स कम से कम हो, जबकि फ्रॉड पहले से सोची हुई प्लानिंग होती है। नेक्स्ट, रिजल्ट। एरर्स का जो रिजल्ट होता है वो निश्चित नहीं होता। इससे संस्था को लाभ या हानि हो सकती है, जबकि फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड का रिजल्ट निश्चित होता है और इससे एक पक्ष को लाभ और दूसरे पक्ष को हमेशा हानि होती है। नेक्स्ट, क्राइम के बारे में बात करें तो एरर्स जो हो जाती है उसका कोई अपराध नहीं होता है। ये उचित सावधानी रखने के बाद भी हो सकता है, जबकि फ्रॉड की बात करें तो ये जानबूझकर किया जाता है, इसलिए ये एक क्राइम है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट, पता लगाना। अशुद्धि जो भी एरर्स होती है उसका पता लगाना आसान होता है, क्योंकि इसको जो नैतिक जांच होती है उससे हम दूर कर सकते हैं। जबकि फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड का पता लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले बड़ी चतुरता से फ्रॉड करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंट बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। तो देखिए, वर्तमान युग में व्यापार के नए नए आयामों ने अंकेक्षण के कार्य को, जो कार्य क्षेत्र है उसको अधिक विस्तृत कर दिया है। तो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको हम निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस यूनिट, व्यावसायिक वर्ग के आधार पर। बी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अवधि के आधार पर। सी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट, डी, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेचर, लेखों की प्रकृति के आधार पर। ई, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्व के आधार पर। एंड एफ, जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। तो हम पहले इसमें ए को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ए है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस यूनिट, व्यावसायिक वर्ग के आधार पर। व्यावसायिक वर्ग के आधार पर में हम देखते हैं पहले ऑप्शनल और प्राइवेट ऑडिट, ऐच्छिक या निजी अंकेक्षण। देखिए, ये अंकेक्षण का वह स्वरूप होता है जिसमें अंकेक्षण कार्य संस्था के स्वामी की इच्छा पर डिपेंड करता है, तो उसे हम ऐच्छिक या निजी अंकेक्षण कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की वैधानिक अनिवार्यता नहीं होती, बल्कि अंकेक्षणों के लाभ के कारण व्यवसायी इसे कराते हैं। इसके अंतर्गत अंकेक्षक के अधिकार, उनके कर्तव्य, दायित्व और कार्यक्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है, उनमें समझौते के आधार पर किया जाता है। और ये जनरली होता है वो जो सोल ट्रेडर होते हैं, एकाकी व्यापारी या पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है।
नेक्स्ट 2 नंबर, लीगल और कंपल्सरी ऑडिट, वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण। देखिए, वैधानिक अंकेक्षण का एक ऐसा प्रकार है जिसे देश में अप्लाई कराना किसी न किसी कानून के अनुसार कंपल्सरी होता है। जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम है 1956 के अनुसार प्रत्येक जो सार्वजनिक कंपनी है, निजी कंपनी है, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंट द्वारा अंकेक्षण कराना कंपलसरी है। इसी प्रकार और भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या औद्योगिक वित्त निगम, तो इनका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना कंपलसरी है। ऐसे अंकेक्षण की स्थिति, अंकेक्षण के अधिकार और दायित्व का जो स्पष्टीकरण है वो संबंधित जो भी लॉ बनाए गए हैं उसी में होता है। तो भारत में कुछ संस्थाएं हैं जिनके द्वारा लीगली ऑडिट कराना कंपलसरी है। जैसे कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित जो भी कंपनियां हैं उनका ऑडिट कंपलसरी है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत जो भी बैंकें आती हैं उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है। ऐसे बीमा एक्ट जो है 1938 के अनुसार जितनी भी बीमा कंपनियां आती हैं उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो विशेष अधिनियम द्वारा एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, जैसे कोई बिजली की कंपनियां हैं, गैस की कंपनियां हैं, तो इनको भी अपना ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंटल ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण में सरकारी जो कार्यालय होते हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके हिसाब किताब के अंकेक्षण से होता है। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनसे अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो लेखा पुस्तकों का ऑडिट करता है। इस विभाग का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल, मतलब कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एवं अंकेक्षक के जो भी कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, दायित्व हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा भारतीय संसद द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट टाइप के देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय या अवधि के आधार पर अंकेक्षण। तो देखिए, अंकेक्षण कार्य में लगने वाले समय के आधार पर हम अंकेक्षण को निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट या रनिंग ऑडिट, चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण अंकेक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अंकेक्षक और उसका पूरा स्टाफ पूरे वर्ष टाइम पर आकर लेखा पुस्तकों की जांच करता है और वर्ष के अंत में ही कुछ समय में शेष अंकेक्षण कार्य पूरा करके अपनी जांच रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। कह सकते हैं कि इस विधि में जो अंकेक्षण कार्य है वो पूरे साल चलता है, तो कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस या रनिंग ऑडिट कहते हैं। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फर्स्ट रनिंग ऑडिट। आगे देखते हैं। एनुअल, टॉपिकल और फाइनल ऑडिट, वार्षिक, सामयिक अथवा अंतिम अंकेक्षण। देखिए, सामयिक अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण होता है जो उपक्रम के में वार्षिक खातों को पूर्ण रूप से बनाने के बाद शुरू होता है तथा जब तक खातों का पूरा निरीक्षण नहीं हो जाता ये चलता रहता है, इसलिए इसको हम अंतिम अंकेक्षण या वार्षिक सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरिम और मिड ऑडिट, अंतरिम या मध्य अंकेक्षण। देखिए, जब किसी वित्तीय वर्ष के बीच में लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण उस समय तक की प्रॉफिट लॉस या इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के पर्पस से कराया जाता है तो उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं, या मतलब मिड ऑडिट कह सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑडिट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कराया जाता है। कंपनियां अंतरिम लाभांश वितरित करने के लिए भी ये वाला मिड ऑडिट कराती हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर अंकेक्षण। तो प्रकृति के आधार पर पहला है हमारा फुल ऑडिट, पूर्ण अंकेक्षण। जब लेखा पुस्तकों में लिखे गए समस्त व्यवहारों की विधिवत जांच कराई जाती है तो इसे फुल ऑडिट कहते हैं। इस प्रकार का ऑडिट केवल ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में हो सकता है जो छोटी होती हैं, और बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए इस टाइप का ऑडिट तो पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यापारों में भी फुल ऑडिट जरूरी होता है जिसका अभी तक ऑडिट ना हुआ हो। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फुल ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल ऑडिट, आंशिक अंकेक्षण। तो देखिए, जब किसी व्यवसाय के संपूर्ण लेखों की जांच न करके उसके किसी एक पार्ट के लेखों की जांच की जाती है तो उसे हम पार्शियल ऑडिट कहते हैं या इनकम्प्लीट ऑडिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम केवल रोकड़ पुस्तक का अंकेक्षण कर रहे हैं तो ये हमारा पार्शियल ऑडिट कहलाएगा। और ये भी, इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पार्शियल ऑडिट बाई फंक्शन और दूसरा पार्शियल ऑडिट बाई टाइम, मतलब कार्य के अनुसार आंशिक अंकेक्षण, समय के अनुसार आंशिक अंकेक्षण। कार्य के अनुसार आंशिक अंकेक्षण में क्या होता है, जब व्यापार से संबंधित कुछ लेखा पुस्तकों का ऑडिट कराया जाता है तो उसे हम कार्य के अनुसार आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। और पार्शियली ऑडिट बाई टाइम में क्या होता है, जब पूरे वर्ष का लेखा पुस्तकों की जांच न कराकर केवल कुछ महीने के हिसाब किताब का ऑडिट कराया जाए तो उसे हम पार्शियल ऑडिट बाई टाइम, मतलब समय के अनुसार अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑडिट, मानक अंकेक्षण। इसमें क्या होता है, जब कुछ विशेष मदों को चुनकर उनकी पूरी जांच और एनालिसिस किया जाता है और शेष मदों के लिए परीक्षण जांच का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ऑडिट को हम स्टैंडर्ड ऑडिट या सर्टिफाइड ऑडिट कहते हैं। जब कभी कुछ विशेष मदों का पूरा अंकेक्षण करना हो और शेष पर हमें केवल निगाह डालनी हो, ऑब्जर्वेशन करना हो, तो इस टाइप के ऑडिट को अप्लाई किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑडिट कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।